अब हुआ सीबीएसई बोर्ड एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना आसान, क्योंकि आपके सेवा में आ चुका है एएस एडुनेशन। तो एएस एडुनेशन से जुड़िए और अपने सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स एसएसटी में सिक्योर करिए। तो चलिए हम लोग आज हमारा लेक्चर नंबर 5 जो कि नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 5 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 लेक्चर को डिस्कस किया है जो कि आपके लिए लेक्चर अपलोडेड है, जिसे कि जाकर के आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारे साथ बने रहिए नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आउटकम्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो 1815 में हुआ था। कब हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुआ था। अब लेकिन इसमें आइए तो ऐसे यहां से क्वेश्चन जो है ना आपके 5 मार्क्स में और साथ ही साथ 3 मार्क्स में भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, अब तक ऐसा देखा गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। और एक बात मैं बता दूं, इस बार जो सीबीएसई का गाइडलाइंस है जिसमें कि एमसीक्यू से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से नहीं आएंगे, इसलिए आपको बहुत ही थ्रोली और ढंग तरीके से कंटेंट को पढ़ना है, जो कि मैं आपके लिए अपने खुद से बनाता हूं एनसीईआरटी से। तो चलिए आपको पढ़ करके बुक पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी। आइए, इट वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ वियना को होस्टेड किसने किया था? तो ड्यूक मेटरनिक ने किया था। यह आप जरूर याद रखेंगे, एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ वियना को होस्टेड किसने किया था? तो ड्यूक मेटरनिक ने किया था। यह चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगला इसमें जो काम हुआ था वो यह है कि बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। तो दैट मींस आपको याद होगा कि 1789 से पहले, कब? तो 1789 से पहले भी कौन था? तो यही बर्बन डायनेस्टी पावर में था। लेकिन 1789 के बाद फिलहाल कुछ दिनों के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री बना, रिपब्लिक बना, और फिर बाद में जाके डिक्टेटरशिप के अंदर आ गया था, जो कि नेपोलियन के अंदर। लेकिन ट्रीटी ऑफ वियना में हुआ क्या था कि जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जो कि जिसमें नेपोलियन को हराया गया था बापरे कंट्री द्वारा, जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बाद वहां पर ट्रीटी साइन हुआ और उस ट्रीटी के बाद वापस से फिर उसी बर्बन डायनेस्टी को, जिसका रूलर कौन था? तो लुइस 16 था, उसको वापस से उस डायनेस्टी को पावर में ला दिया गया, मतलब फ्रांस का मोनार्क बना दिया गया। अब इसमें देखेंगे कि इंटरेस्टिंग बात है कि बर्बन डायनेस्टी को क्यों लाया गया। तो थोड़ा बहुत आपको 9th की चीजें याद आ रही होगी कि जो वियना है वो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया है, और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से ही जो लुइस 16 थे ना, उनकी शादी हुई थी मैरी से। तो जिसके वजह से ये तो उसका ससुराल हो गया, और उनका जो ससुराल में ऑस्ट्रिया था वो ऑलरेडी इस वार में इन्वॉल्व था, वाटरलू में। तो जिसके वजह से उन्होंने अपने दामाद का जो खानदान था बर्बन डायनेस्टी, उसको फिर से पावर में रिस्टोर कर दिया गया। अब देखिए फ्रांस को नुकसान क्या होता है ट्रीटी ऑफ वियना की वजह से। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड बाय दी नेपोलियन। नेपोलियन के द्वारा एनेक्स्ड, जितने को भी क्या किया गया कि मिलाया गया, उसमें किसमें? फ्रांस में जो मिलाया गया था, मर्ज किया गया था जितने भी कंट्री को, वो सारे के सारे कंट्री को क्या किया गया कि उनको लॉस्ट करना पड़ा। किसको? फ्रांस को। मतलब अब फ्रांस जैसे मान के चले कि पहले 1 प्लस मान के चले कि इन्होंने नेपोलियन ने 5 या 6 कंट्रीज को इन्होंने क्या किया? मर्ज किया था। अब ये क्या होगा? ये 5 के 6 कंट्री इनको क्या करना पड़ेगा? लॉस्ट करना पड़ेगा, और फ्रांस अपने आप में अकेला एक नेशन बच जाएगा। इसका मतलब यह है कि नेपोलियन ने जितना भी कंट्री को जीत करके अपने टेरिटरीज में मिलाया था, उस सभी कंट्री को फ्रांस को खोना पड़ेगा। तो चलिए, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन द फ्यूचर। उसके बाद अगला चीज क्या किया गया कि फ्रांस के चारों तरफ, जैसे मान के चलो आप कि यह कंट्री फ्रांस है, अब इसके चारों तरफ ये जो बाउंड्री है इसको फिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। जैसे आज हमारा इंडिया कंट्री है, जो आप मैप में देख रहे हैं, तो क्या होगा कि उस मैप के बाहर, उस बाउंड्रीज के बाहर क्या इंडिया अपना एरिया को बढ़ा सकता है? तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो सर। तो उसी तरीके से फ्रांस का भी बाउंड्री फिक्स कर दिया गया कि इन फ्यूचर में अगर मान के चलिए कोई कंट्री यहां पर है, कोई स्टेट यहां पर है, तो फ्रांस इसको ऐसे अपनी बाउंड्री नहीं बना सकता है, फ्रांस अपना ऐसे बाउंड्री नहीं बढ़ा सकता है, फ्रांस अपना एरिया का एक्सपेंशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मतलब जितना बड़ा फ्रांस है उतना ही बड़ा इन फ्यूचर में भी बना रहेगा। जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स है उसको बेल्जियम में इंक्लूड कर दिया गया। मतलब कि अब नीदरलैंड को मर्ज कर दिया गया किसमें? तो बेल्जियम में नीदरलैंड को
मर्ज कर दिया गया। तो यहां से ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट वाइज बना दिया है और आपको एग्जाम्स में भी बिल्कुल एज इट इज ही लिखना है, ठीक है, ओके। अगला आप देखेंगे कि जो प्रूसिया है, प्रूसिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज। प्रूसिया को कौन सा टेरिटरीज दिया गया? तो वेस्टर्न फ्रंटियर। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। यहां से देखेंगे कि ये सारे के सारे जो चारों पॉइंट्स है आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ था ना आपका 1815 में, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज, जो उन्होंने टेरिटरीज को जीता था किसने? नेपोलियन, जो उनको लॉस्ट करना पड़ा था। तो क्या लॉस्ट करना पड़ा? देखिए, जो वेस्टर्न फ्रंटियर पर जो कब्जा किया था नेपोलियन ने, वो किसको दिया गया? तो प्रूसिया को दिया गया। ऑस्ट्रिया गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रेलिया को क्या दिया गया? नॉर्दर्न इटली। इसका मतलब जो हमारा नेपोलियन है उन्होंने नॉर्दर्न इटली को भी कब्जा करके रखा था, एनेक्स करके रखा था, जो कि उनको कौन सा? ट्रीटी ऑफ वियना में बेचारे को खोना पड़ा, जो कि बैटल ऑफ वाटरलू हारने के बाद, लॉस्ट करने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया को कौन सा पार्ट मिला था? तो नॉर्दर्न इटली। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यू में कि जो नॉर्दर्न इटली है, नॉर्दर्न इटली ट्रीटी ऑफ वियना में किसको दिया गया था? द नॉर्दर्न इटली वाज ट्रांसफर्ड अंडर द ट्रीटी ऑफ वियना फॉर विच कंट्री? तो ऑस्ट्रिया के लिए। अब जो रसिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रसिया को कौन सा पार्ट दिया गया? तो पोलैंड का हिस्सा दिया गया। वहीं पर फिर से देखेंगे कि प्रूसिया को गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, है ना, सैक्सोनी जो स्टेट था उसका कुछ सिर्फ पोर्शन ही आपको किसको दिया गया? तो प्रूसिया को दिया गया था। अब अगला टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल चेंजेस अंडर कंजर्वेटिव्स। तो आपको बताना है कि कंजर्वेटिव्स के अंदर में जो पॉलिटिकल चेंज है वो क्या क्या हुआ। तो कंजर्वेटिव्स का मतलब यहाँ कौन सा हुआ? तो 1815, जो कि आप लास्ट का लेक्चर देखेंगे तो वहां पर क्लियर होगा कि वापस से जो कंजर्वेटिव रिजिम शुरू हुआ कब? तो 1815 में हुआ था। तो 1815 में जो गवर्नमेंट बना, तो आइए इसमें देखते हैं कि वो क्या क्या इसमें पॉलिटिकल चेंजेस हुआ। तो जो कंजर्वेटिव रिजिम्स था सेटअप इन 1815 वाज ऑटोक्रेटिक। ये कैसा बन गया? ऑटोक्रेटिक बन गया। तो ऑटोक्रेटिक से मतलब क्या भाई? जैसे आप घर में आयरन यूज करते होंगे, एसी यूज करते होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जब आपका आयरन एक्सेस हीट हो जाता है तो वो अपने आप ऑटो कट ले लेता है। इसका मतलब ये जो मोनार्क है ना, ये पूरी तरीके से अब अपनी मर्जी का मालिक हो गया। किसकी मालिक? अपनी मर्जी का। जब जो चाहे लॉ बनाना चाहेंगे ये बना पाएंगे। जबकि पहले थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें कब का, तो 1789 से पहले जो मोनार्क था वो एब्सोल्यूट मोनार्क जरूर था, लेकिन फिर भी उसको कुछ कंडीशंस में ऐसे होते थे कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिनको कि हम लोग आज के डेट में पार्लियामेंट कहते हैं। और वही बाद में स्टेट जनरल का नेम भी बदल करके क्या बनाया गया था? नेशनल असेंबली, जो कि मैंने आपको शायद पहले ही लेक्चर में बता रखा था। तो अब यहाँ पर जो मोनार्क है वो पूरी तरीके से ऑटोक्रेटिक हो गया। मतलब कि अब ये सेल्फ डिसीजन मेकिंग करेगा। इनके पास कौन सा पावर आ गया? सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर आ गया, जिसके लिए इसको किसी तरह की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अब क्या है कि ये जो कंजर्वेटिव सरकार बनी है 1815 में, अब ये किसी भी तरीके से, टॉलरेट का मतलब क्या? बर्दाश्त करना। अब ये किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि इस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में अगर किसी भी तरह का आप क्रिटिसाइज करते हो, इसकी निंदा करते हो, तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए आपको हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। दूसरा डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री। डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसएग्री। अगर इस गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो भी रूल्स हैं, अगर उस रूल्स को आप डिसएग्री करते हो, आप मानने से इनकार करते हो, चाहे वो रूल कितना भी टफ क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों ना करता हो, लेकिन अगर आप इस रूल को वायलेट करोगे तो आपको कड़ी से कड़ी सजा, हार्श पनिशमेंट दी जाएगी। अगला है हमारा दे ट्राई टू कर्ब। कर्ब का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना। कर्ब का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना। एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेजिटिमेसी का मतलब क्या हुआ? कानून, लॉ एंड ऑर्डर। अगर उनके किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर का अगर आप क्या करते हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्वेश्चन करते हो, किसी भी तरह से सवाल जवाब करते हो कि ये लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लॉ ऐसा क्यों है, तो ये चीज पूरी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए आपको एज मच एज पॉसिबल पनिशमेंट आपको दी जाएगी और आपको पनिश किया जाएगा। अब अगर चेंज की बात करें
तो अगला चेंज क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट था, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने, उन्होंने इम्पोज किया सेंसरशिप लॉ। उन्होंने क्या लाया? सेंसरशिप लॉ। तो सेंसरशिप लॉ क्या होता है, तो इसको समझिएगा थोड़ा सा। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो दैट मीन्स कि उन्होंने क्या किया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे उन्होंने क्या कर दिया कि लॉ बना दिया, इंपोज कर दिया कुछ लॉ। लेकिन वो क्या था, तो उसको मैंने क्लियरली यहां पर लिख भी दिया, टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स दैट रिफ्लेक्ट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। सिंपल सी बात है, यहां पर इतना है, विच एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो दैट मीन्स कि कुल मिलाकर के अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर आइडिया की बात करें कि पूरी की पूरी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था सर, वो किस चीज पे बेस्ड था, उसका बेसिक डिमांड क्या था, जो कि वो तो उन लोगों को चाहिए ही चाहिए था किसी भी कंडीशन में, तो वो था उनका लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो दैट मीन्स कि अगर देखे जाए फ्रेंच सोसाइटी में, और कब की, तो अगर 1789 से पहले की बात की जाए, तो अगर फ्रेंच सोसाइटी में किसी भी चीज की कमी थी तो वो था फ्रीडम एंड लिबर्टी की। तो इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरी तरीके से बेस्ड था, मेन डिमांड जो था, बेसिक डिमांड था, वो क्या था, तो फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो दैट मीन्स कि इन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह का आप न्यूज़पेपर पब्लिश करते हो, बुक्स लिखते हो, सॉन्ग्स गाते हो, कहीं पर प्लेज कुछ करते हो, तो उसमें अगर आप फ्रीडम और लिबर्टी की बात कर रहे हो कि लोगों को मिलना चाहिए, कॉमन पीपल के पास फ्रीडम और लिबर्टी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। उसके लिए ही इंपोज कर दिया था सेंसरशिप लॉ। दैट मीन्स कि जो मैंने लिखा कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो दैट मीन्स कि यहां पर अगर रिस्ट्रिक्शन की बात की जाए तो क्या था, एक तो सर लिबर्टी, और दूसरा क्या निकल के आया, तो फ्रीडम। इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह से फ्रीडम और लिबर्टी से संबंधित किसी भी चीजों को आप पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो उस समय जो हमारी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स है जो 1815 में बनी है, आपको उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट पनिशमेंट दी जाएगी, और बाद में यहां तक कि आपके पब्लिकेशन को भी जब्त कर लिया जाएगा ताकि आप और ज्यादा कुछ ना लिख पाए। लेकिन एक तरह से वार्निंग सी था कि आप चाहे न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स में किसी भी तरीके से लिबर्टी एंड फ्रीडम को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आइए, द रिवॉल्यूशनरीज आफ्टर 1815, और ये रिवॉल्यूशनरीज कौन हुआ, तो अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो ये लोग कहलाएंगे क्या, लिबरल्स कहलाएंगे। ये लोग क्या कहलाएंगे, लिबरल्स। तो आफ्टर 1815 में जो रिवॉल्यूशनरीज था वो कमिटेड था, किस चीज के लिए कमिटेड था, टू अपोज द मोनारिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो ये किस चीज के लिए विरोध कर रहा था, तो मोनारिकल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। दैट मींस का कहना था कि अब मोनार्क नहीं होना चाहिए, अब मोनार्क इस देश में नहीं होगा। तो क्या होगा, तो मोनार्क भी हो, लेकिन कैसा मोनार्क होना चाहिए, तो अब ये लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो। कैसा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब क्या हो गया कि जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री फॉलो करे। दैट मींस कि उसको संविधान से बाहर ना समझा जाए। जैसे आज हमारे देश में भी प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी तरह से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में बनाना चाहता है तो वो कभी भी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड जाकर के नहीं बना सकता है। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात को, जिस टॉपिक्स पे, जिस हद तक लॉ बनाने का परमिशन देता है तो उसी तरीके से बनाएगा। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि हमारे देश के किसी भी कास्ट, रिलीजन, जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, तो इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर बननी चाहिए। तो ये लोग पूरी तरीके से कमिटेड था किसके लिए, तो मोनार्क के लिए। और ये मोनार्क फिलहाल हमारे जो आपको कंजर्वेटिव में बना, तभी हमने थोड़ी देर देखा था कि ये कैसा बना था, तो ऑटोक्रेटिक, मतलब कि अपनी मर्जी से चलेंगे। लेकिन अब इन इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इसको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब है कि सिर्फ अब मोनार्क अपनी मर्जी से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना सकता है। चलिए, तो कहते हैं कि मोनार्क जो आफ्टर, यहाँ कीवर्ड क्या, ट्रीटी ऑफ वियना, 1815 के बाद जो मोनार्क बना था उसके बिल्कुल विरोध करने की बात कर रहा है। दे बेसिकली कमिटेड फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। एक्चुअल में इन लोगों को अब क्या चाहिए, तो वापस से वही फ्रीडम एंड लिबर्टी चाहिए जो ये रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो रिवॉल्यूशन आगे करेंगे 1815 के बाद से। तो उसका मेन डिमांड क्या है, तो लिबर्टी एंड फ्रीडम, जो कि आगे आपका देखिए गए कि आपका एक टॉपिक ही है कि एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें दिखाएगा 1830 से 1848। ये जो बीच में आप रिवॉल्यूशन देखेंगे तो जब मैं वहां डिस्कस करूंगा तो इस रिवॉल्यूशन का डिमांड क्या होगा, बेसिकली
लिबर्टी एंड फ्रीडम के लिए ही ये लोग लड़ेंगे। अगला है मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो, तो लिबर्टी एंड फ्रीडम तो है ही, ऑल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। तो उसमें से कुछ रिवॉल्यूशनरीज का कहना है कि लिबर्टी एंड फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हम लोग नेशन स्टेट का भी फॉर्मेशन करेंगे अगर इस मोनार्क को यहां से हम लोग डिथ्रोन करते हैं, जो कि आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना बना है, जो कि ऑटोक्रेटिक मोनार्क है। अगर इसको हम लोग पूरी तरीके से सैटर्ड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो बाद में हम लोग क्या करेंगे कि नेशन स्टेट का भी फॉर्मेशन करेंगे, जो कि पहले लेक्चर में मैंने नेशन स्टेट को काफी अच्छे ढंग से डिफाइन कर दिया है कि नेशन स्टेट मतलब कि जहां पर किसी न किसी कॉमन फैक्टर को लेकर के नेशन का फॉर्मेशन किया जाए। यहां पर कोई ना कोई एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए कि जिसके बेसिस पर नेशन को यूनाइटेड किया जाएगा, स्टेट को यूनिफाइड किया जाएगा एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उसमें से कुछ रिवॉल्यूशनरीज ने कहा कि लिबर्टी एंड फ्रीडम के साथ ही साथ नेशन स्टेट भी बनाना हमारे स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम का इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी स्ट्रगलर फ्रीडम मूवमेंट में अगर जो भी आप मुद्दे को रखते हैं, जैसे यहां पर रखा गया लिबर्टी, फ्रीडम और स्टेट, नेशन स्टेट फॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा जैसा भी लॉ एंड ऑर्डर बने तो बने। वन ऑफ सच इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज वाज गॉसिपी मजनी। तो इस रिवॉल्यूशनरीज में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिया में गांधी जी, जैसे अफ्रीका में नेल्सन मंडेला, वैसे यहां पर अगर देखी जाए तो ये गॉसिपी मजनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो कि क्या चाहते हैं कि इस मोनार्किकल फॉर्म को खत्म करें, जो कि आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना बनाता है 1815 के बाद, और जिसमें कि आगे लिबर्टी, फ्रीडम और नेशन स्टेट फॉर्मेशन के डिमांड को लेकर के ये लीड करना शुरू करेंगे रिवॉल्यूशन को। तो जी हाँ, कौन? तो गॉसिपी मजनी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रिवॉल्यूशनरीज था, जो कि 1815 में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क बना था, उसका विरोध करने में उसमें एक बने ग्रेट व्यक्ति, जिसका कि मैंने कंपैरिजन किया था महात्मा गांधी जी से और साथ ही साथ नेल्सन मंडेला से, तो वैसा ही एक व्यक्ति गॉसिपी मजनी। तो आइए देखते हैं गॉसिपी मजनी के बारे में। तो इसके ऊपर भी आपके लिए क्वेश्चंस, एमसीक्यू तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन ही सकते हैं, 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी, 3 मार्क्स में और मे भी 5 मार्क्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं गॉसिपी मजनी के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आदमी है। तो सबसे पहले कि गॉसिपी बॉर्न इन जेनेवा इन 1807। हालांकि आपके बुक में थोड़ा ये डेटा गलत दिया हुआ है, तो आप उसको सुधार कर लेंगे। तो बुक में आपका दिया हुआ है 1805, जो कि गलत है। कैसे गलत है तो ये अगला लाइन से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप उसको करेक्ट कर लोगे। ही बिकेम मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेरी। तो उन्होंने कहा का मेंबर बना था। ध्यान रखेंगे कि गॉसिपी मजनी जो है, ये एक तो सीक्रेट सोसाइटी बनाया भी था, लेकिन बनाने से पहले ये सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर भी बना था। लेकिन अगर आपके एमसीक्यू में पूछता है कि जो गॉसिपी मजनी है वहां कहां के सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना था, तो मेंबर बनने की बात आएगी तो ध्यान देंगे कीवर्ड यहां पर क्या है आपके लिए कि मेंबर। कहां का वो मेंबर बना था? तो मेंबर वो बना था कार्बोनेरी का। तो ध्यान रखेंगे मेंबर कहां का बना था, तो वो कार्बोनेरी का बना था। बट ही वाज सेंट इनटू एक्साइल। उसको क्या किया गया था? एक्साइल। एक्साइल का मतलब क्या होता है कि आपको आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर सिटी, जब आपको आपकी सिटी से बाहर भेज दिया जाए, उस सिटी में आप वापस आ नहीं सकते हो, तो इसको हम लोग एक्साइल बोलते हैं। तो एट द एज ऑफ 24 इन 1831। अब अगर जरा देखिएगा, यहां से मैंने कहा कि करेक्ट करना एनसीईआरटी में, अगर कोई व्यक्ति 1831 में 24 इयर्स का था, तो ऑब्वियसली उसकी जन्म कब होगी? 1807 में। अगर यहां पर ये 5 होगा तो क्या गलत होगा कि नहीं, आप बताइए? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उनको कहां पर? सीक्रेट सोसाइटी में भेजा। क्यों? फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिगुरिया। तो इनको अगर आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन, अगर उनको मेंबर बनने की बात करिएगा कि कहां की सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना था, तो वो हो जाएगा आंसर आपका कार्बोनेरी। लेकिन उसको एक्साइल भेजा गया था। कहां उन्होंने अटेम्प्ट लिया था रिवॉल्यूशन, कहां पर किया था, जिनके वजह से उनको एक्साइल कर दिया गया था, तो वो उसका सही आंसर क्या होगा कि लिगुरिया। क्योंकि लिगुरिया में इन्होंने अटेम्प्ट लिया था, जिसके वजह से इनको वहां पर पनिशमेंट के तौर पर एक्साइल कर दिया गया था, मतलब देश से इनको बाहर भेज दिया गया था। ही फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। इन्होंने क्या किया था कि वैसे तो बहुत सारे अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाए थे, लेकिन यहां पर हम 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज की बात करेंगे। पहला सच एज फर्स्ट यंग इटली, इन्होंने मार्शलिज में बनाया था। पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बनाया था इन्होंने?
यंग इटली मार्शलिज में, और सेकेंड इन्होंने बनाया था यंग यूरोप इन बर्नी में, जो कि 1833 में। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इसी का डेट दिया हुआ है, इसलिए इसका डेट आपके लिए सही है, इनको आप जानना जरूरी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले वाले का हमारे पास कोई डेट नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा कि मजनी के आइडियोलॉजी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें तो हम लोगों ने मजनी के बारे में पढ़ा था, तो अब आपसे सवाल यहां से मजनी के ऊपर आ सकता है कि मजनी का आइडियोलॉजी बताइए। तो ये अगेन 3-5 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कि मजनी जो है ही बिलीव दैट, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, गॉड हैड लगा दीजिए, इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि अब लोगों को यूनाइट करना था स्ट्रगल में, क्योंकि जब तक रिवॉल्यूशन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, तो मासेस की जरूरत है। जब तक मास आपके सपोर्ट में नहीं होगा तो आप एस्टैब्लिश्ड मोनार्क या एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ आप लड़ नहीं सकते और उनको अपने चेयर से डिथ्रोन नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में अब मजनी के लिए सबसे बड़ा टफ टास्क था कि वो अपने अंडरग्राउंड सोसाइटी से लोगों को जोड़े। तो कैसे जोड़े, आखिर वो लोगों को कौन सा इंफॉर्मेशन कन्वे करेगा? क्या सिर्फ वो लिबर्टी, क्या फ्रीडम और नेशन स्टेट की बात करेगा? लोग उसके अंडरग्राउंड सोसाइटी से जुड़ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जब भी किसी एस्टैब्लिश्ड मोनार्क से हम लोग फाइट करते हैं तो वहां पर लोगों को मार भी खानी पड़ती है, यहां तक कि जान भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कहा, और बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको याद होगा कि देश का 90% एसेट्स किसके पास था? तो आपको पता होगा कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के पास था, जबकि सिर्फ 10% जो एसेट था वो था किसके पास? तो वो था थर्ड स्टेट के पास। तो अब ये मजनी लोगों से कह रहे हैं कि इनसे ये 90% एसेट का लेना और इस 10% के बीच में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में जो भी लोग पैदा लेते हैं उसका उस कंट्री में बराबर का हक होता है, किसी का ज्यादा और किसी का कम नहीं। जब हर किसी का बराबर का हक है, फिर नोबिलिटी के पास 90% एसेट्स क्यों और पीजेंट्स के पास, थर्ड स्टेट के पास 10% ही एसेट्स क्यों? जबकि अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये सिर्फ 10% पॉपुलेशन था और ये 90% पॉपुलेशन था। रिवर्स देख लो कि 90% एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 10% पॉपुलेशन के बीच में और वहीं 10% एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन 90% पॉपुलेशन के बीच में। तो इस बात से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो 90% पीपल होंगे इसका कितना बुरा कंडीशन होगा। और मास के लिए इसी 90% लोगों को इंप्रेस भी करना था और इनको मूवमेंट से जोड़ना भी था, जो कि इन्होंने, मजनी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। और एक चीज मैं यहाँ आपको बता देता हूं कि जब भी कोई भी अच्छा स्टेटमेंट लगे, हो सकता है कि बोर्ड कोई अगर बुक से अपने मन से भी स्टेटमेंट बना दे जहां पर हमारी और आपकी निगाहें ना गई हो बुक में, तो ध्यान रखिएगा जितना पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वो मजनी बोलेगा, इसलिए मजनी से मजा आएगा और मजा हमेशा अच्छी चीजें देती है ना। और दूसरा, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगा वो मैटरनिक होगा और उसके नाम में लास्ट में नीच लगा हुआ है, तो हमेशा उसका स्टेटमेंट जो भी होगा वो नीच होगा, वो खराब ही होगा, जो कि आगे आपको मिल जाएगा। अगला इन्होंने लोगों से कहा कि इटली, और वैसे थे भी इटली से, इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैच वर्क ऑफ ए स्मॉल स्टेट। पैच वर्क क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि ये हमारा पूरा बोर्ड है और इस बोर्ड पे कहीं कहीं ऐसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा में पैच वर्क है, तो ये कहता है कि अब ये पैच वर्क नहीं रहेगा और ये किंगडम भी नहीं रहेगा, बल्कि इनको क्या करेंगे हम लोग? यूनिफाइड करेंगे। मतलब क्या था ये समझिए। जैसे अगर इटली टोटल वैसे तो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, अब यहाँ का जो लोग थे इनको यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ का रूलर किसी अलग कंट्री का और यहाँ का रूलर किसी अलग कंट्री का, यहाँ का रूलर किसी अलग कंट्री का। अब जब अलग अलग देशों का रूलर होगा तो वहां पर कल्चर भी अलग अलग होगा और यहाँ तक कि लोगों का मूवमेंट भी अलाउड नहीं था कि यहाँ के लोग यहाँ नहीं जा सकते थे, तो कभी यूनिफाइड हो भी नहीं पाते और जिसके वजह से वो कंट्री हमेशा टुकड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा था। तो वही कह रहे हैं कि अब ये बिल्कुल भी क्या नहीं रहेगा, पैच वर्क नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या कहते हैं मजनी की, इसको हम क्या करेंगे? ऐसे यूनिफाइड करेंगे और एक ही कंट्री के अंदर सारा स्टेट होगा, जैसे आज हमारा इंडिया है। लेकिन पहले की अगर तरह बात करें, जिस समय में मजनी ने ये स्टेटमेंट दिया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, तो जैसे बिहार में मान लो ब्रिटिश की गवर्नमेंट, यूपी में मान लो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, आप महाराष्ट्र में मान लो फ्रांस की गवर्नमेंट। अगर हर जगह अलग अलग सिस्टम हो तो क्या हम लोग एक देश के अंदर ही अलग अलग देश में होना महसूस करेंगे, जिसकी वजह से कभी बिहार का यूपी के साथ, यूपी वाले का झारखंड के साथ,
कभी भी यूनिटी या इंटरेक्शन नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा ही कंडीशन था, लेकिन आज क्या हुआ कि हमारा कंट्री यूनिफाइड है, इंडिया के अंदर है, जिससे कि सारा देश के अंदर हमारा मूवमेंट, हर जगह जाकर के हम रह सकते हैं, अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक देश के अंदर पूरा आपको फ्रीडम है, लिबर्टी है मूवमेंट करने का, अपने प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करने का, ईच एंड एवरीथिंग। He advocated for the unification of Italy into a republic। और इन्होंने क्या कह दिया कि अब जो यूनिफिकेशन होगा इटली का, और उसको क्या बनाएंगे हम लोग, रिपब्लिक बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ रिपब्लिक, जो कि मैंने पहले क्लास में डिफाइन कर दिया था कि हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट हेरिडेटरी, हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट हेरिडेटरी, हेरिडेटरी नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, तो इलेक्टेड होगा। यहाँ का जो अब मोनार्क होगा उसको वहां के जनता के द्वारा चुना जाएगा। तो ऑब्वियसली इस बात को सुनने के बाद क्या लगता है आपको कि इटली के लोग इसके मूवमेंट में क्या मजनी के साथ आएंगे या नहीं आएंगे? तो बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल सही बात है। अगला इन्होंने कहा कि यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। और इन्होंने कहा कि सिर्फ अगर हम इटली को यूनिफाइड कर लेते हैं तो अपने आप पूरे इटली के लोगों को लिबर्टी मिल जाएगा, क्योंकि राजा जब उसी का चुना हुआ रहेगा, पब्लिक का चुना हुआ राजा रहेगा, तो क्या उसको लिबर्टी या फ्रीडम किसी से मांगने की जरूरत है? क्या आज अपने देश में आप अपने देश के लीडर को चुनते हो तो क्या आपको लिबर्टी या फ्रीडम आपको अपने लीडर से चुनना पड़ता है, मांगना पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। तो वैसा इन्होंने कहा। अगला ये सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। और जिस तरीके से जब इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाया था तो उसके बाद इसका फायदा क्या हुआ कि अब सीक्रेट सोसाइटीज अलग अलग देशों में भी एस्टैब्लिश होना शुरू हो गया, अलग अलग हिस्सों में भी खुलना शुरू हो गया, और वहां के लोग भी धीरे धीरे मजनी के सीक्रेट सोसाइटीज में ट्रेंड होना शुरू हो गए और अपने अपने देश के ऑटोक्रेटिक मोनार्क से लड़ना और रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार हो गए। क्यों? तो उनको अपने देश को रिपब्लिक बनाना है, नेशन स्टेट बनाना है, फ्रीडम और लिबर्टी उनको चाहिए। अगला ये मेटरनिक ने उसके बारे में, मजनी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट मजेदार लगे, भले आप पढ़े या ना पढ़े, हमारे बुक में दिया गया या नहीं दिया गया, अगर सीबीएसई वैसा कोई स्टेटमेंट बनाता है तो अगर मजेदार बात हो तो मजनी ने कहा होगा, और अगर नीच बात हो, खराब बात हो तो मेटरनिक ने कहा। तो देखिए मेटरनिक ने मजनी के बारे में क्या कहा कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मजनी के बारे में क्या कहा इन्होंने कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो यहां पर मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो मेटरनिक थे ये कंजर्वेटिव्स के सपोर्टर थे। याद रखिएगा कि मेटरनिक किसके सपोर्टर थे? तो कंजर्वेटिव्स का। और मजनी किसके सपोर्टर थे? तो लिबरल्स का सपोर्टर था। अगर आपके एमसीक्यू में से क्वेश्चंस बना देते हैं तो आपको अपने आईक्यू से बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैंने बता दिया आप इसके हिसाब से बनाओगे। तो मजनी के बारे में कह दिया, क्योंकि क्यों ऐसा इन्होंने कहा कि मजनी चाहता था इक्वालिटी। मजनी क्या चाहता था? इक्वालिटी। जबकि जो मेटरनिक था ये कभी भी इक्वालिटी नहीं चाहता था। ये चाहता था कि नोबल्टी नंबर 1 पोजीशन पे हो, क्लर्जी नंबर 2 पोजीशन पे हो, मोनार्क का रूल हो, एब्सोल्यूट मोनार्क हो, ऑटोक्रेटिक मोनार्क हो, लैंड जो है ये किसके पास हो? यही नोबलिटी क्लर्जी के पास हो, फैमिली प्रिजर्वेशन हो। कुल मिलाकर के जितनी भी बुराइयां चीज थी जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क में, वो सारी चीजों का ये सपोर्टर थे। जबकि मजनी उसका सीधा रिवर्स था और ये चाहते थे बदलाव करना कि लोगों के पास फ्रीडम हो, लोगों के पास इक्वालिटी हो, लोगों के पास लिबर्टी हो, वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, देश रिपब्लिक बने, नेशन स्टेट बने। ये सारी चीजें मजनी चाहता था। तो मेरे दोस्त आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन होगा और मैं और भी ज्यादा एनर्जेटिक होकर के पढ़ा पाऊंगा। बाय बाय।